Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hope your exams went well. Now come back to daily routine. We were on chapter 4, Turning Effective Forces. I, Miss Mariam Iqbal, your physics teacher, welcome you in the class. I always say before going to start any lesson, please read the instructions very carefully. Before going to start any lesson, objectives must be known to us. So, objectives for today's lesson are: define equilibrium by quoting examples, state the conditions for equilibrium, and describe states of equilibrium. The topic is equilibrium. Equilibrium क्या है? सबसे पहले अपने इर्द गिर्द डेली लाइफ में एग्जाम्पल नोट करें कि we have hung a picture on a wall. तो वो गिरती क्यों नहीं है? We have softboard in our classes. We have chart papers in our classes. तो ये सब स्टेबल क्यों है? Equilibrium is related to stability. This word equilibrium is related to word rest. कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो वो कहलाती है इक्विलिब्रियम. अब नीचे जो दी गई फिगर्स है इनको देखें जरा. A picture is hanging on a wall. The strings are applying tension and the picture has the weight itself. तो वेट और स्ट्रिंग में टेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से पिक्चर रेस्ट पे है, ये गिरती नहीं है. ऑन द सेकेंड हैंड यू सी 3 persons are playing tug of war game. The rope is between the hands of 3 persons. तो दोनों तरफ जब इक्वल फोर्सेस लग रही हैं तो हमारे पास रोप विल नॉट मूव. इट मीन्स रोप हमारा इक्विलिब्रियम में है. तो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, इफ नेट फोर्स के जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं, उन फोर्सेस के लगने के बावजूद बॉडी रेस्ट पे है, तो हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. A body is said to be in equilibrium if no net force acts on it. कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है जब तमाम लगाई गई फोर्सेस जीरो हैं. Now we have types of equilibrium. Types of equilibrium include a body at rest, a body moving with uniform velocity. हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी है जब वो रेस्ट में है? तो नो, सिर्फ रेस्ट में होना इज नॉट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, वी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड वेयर देयर इज नो बम्प्स एंड पिट्स. तो जब आप ब्रेक सप्लाई नहीं कर रहे हो, आप इजीली एक लेवल रोड पे मूव कर रहे हो. डेली लाइफ में अगर हम लेके हम मोटरवे पे मूव कर रहे हैं तो हम तब भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही हम पे. सो दैट्स व्हाई वी से अ बॉडी एट रेस्ट और अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर इन इक्विलिब्रियम. ओके, टॉपिक इज कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. अब चैप्टर 4 में पढ़ रहे हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. यानी हम टॉर्क को डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद टॉर्क को. और टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. अब इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन स्टेट्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो. एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको अगर हम सम अप करें तो आंसर जीरो आता है. अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एक टेबल पे बुक आपने रखी है. अब टेबल पे जो बुक है वो खुद ब खुद मूव करना तो स्टार्ट नहीं कर देगी ना, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे. ठीक है. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो टेबल पे बुक पड़ी हुई है दैट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? और क्यों है इक्विलिब्रियम पे? कि बुक
टेबल पर पड़ी हुई है, इट मीन्स बुक इज अप्लाइंग डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टेबल and table is applying a reaction force in the upward direction on the book. So दोनों forces आपस में cancel out हो गई हैं क्योंकि टेबल पर से बुक तो मूव नहीं कर रही, तो हम कहते हैं a table on which a book is placed, the book is in equilibrium. So we state first condition for equilibrium, resultant of all the forces acting on a body is zero. Sigma F is equals to 0. This is our first condition where sigma is a Greek letter which is used for summation. Summation means कि एक body पे जितनी forces लग रही हैं आप उनको sum up कर दें, answer would be 0. अच्छा जी, अब first condition of equilibrium को elaborate और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी हैव डन विद फर्स्ट कंडीशन के समेशन एफ इज इक्वल टू 0. अब थोड़ा सा रिकॉल करें चैप्टर 4 को, तो हमने कहा था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, विच हैव एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. फोर्स को हम रेजोल्यूट करते हैं एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में, ठीक है. तो मैं लिख सकती हूँ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 and summation fy is also equal to 0 के x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो भी 0 है और y एक्सिस के अलोंग जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो भी 0 है, ठीक है. इट मीन्स कि if a body is moving along horizontal axis or if it is moving along vertical axis, if the summation of forces is 0, a body is in equilibrium. Now see the figure given to you, a paratrooper coming down with terminal velocity. That is also an example of equilibrium. Clear? Second condition for equilibrium. Before going to start second condition for equilibrium, कि हमें second condition for equilibrium की ज़रूरत क्यों पेश आई, या what was the drawback, या what was the thing which was not discussed in first condition of equilibrium, please see the figure given to you. This figure is showing two parts. See part A. There are two equal and opposite forces which are acting along the same line. जब हमारे पास forces along same line move act कर रही हूँ body पे, तो आपके पास body rotate नहीं करती. Rotation means movement about a fixed point. ठीक. This was the thing which was discussed in first condition of equilibrium and we said that summation f is equals to 0. Now come to figure part B. Two equal and opposite forces are acting along different lines. जब हमारे पास forces act करें body पे और points different हो जाएं तो body rotate करती है, ठीक है. जब रोटेशन की बात आती है तो हम रोटेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है. तो हमें सेकंड कंडीशन की क्यों जरूरत पड़ी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इफ फर्स्ट कंडीशन वाज सेटिस्फाइड then why we need second condition for equilibrium. So the answer is we need second condition for equilibrium because first condition does not satisfy rotation of a body. So we state second condition for equilibrium as resultant torque acting on a body is 0. कि जब हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन फोर्सेस के डिफरेंट हो जाएं तो बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है. इसलिए हम कहते हैं कि टू सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ टॉर्क शुड आल्सो बी 0. अब थोड़ा सा ज़रा हटकर पहले हम अपनी डेली लाइफ पे एग्जांपल डालते हैं कि डेली लाइफ में कहाँ पे हम रोटेशनल इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहले हम रूम में बैठे हैं तो हमारे पास हमारी एग्जांपल फैन की है.
फैन इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, वो भी तो रोटेट कर रहा है ना अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, isn't it? Okay. After condition of equilibrium, we have states of equilibrium. We have basically three states: stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. First of all, we will discuss stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मैंने टेबल पे एक बुक रखी है और उस बुक को मैं एक साइड से उठाती हूँ तो और छोड़ देती हूँ तो दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी. दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है. इन स्टेबल इक्विलिब्रियम center of gravity is as low as possible, which keeps the body stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो पोजीशन पे होती है ताकि बॉडी स्टेबल रह सके, ठीक है. अब होता क्या है कि जब मैं अपनी बुक को लिफ्ट करती हूँ एक एज से उसके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करती है और जैसे ही छोड़ देती हूँ बुक को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा लोएस्ट पोजीशन पे आ जाती है. इट मीन्स वो डिफाइन a body is said to be in equilibrium, in stable equilibrium, if after a slight tilt it return to its previous position. अब इसकी और एग्जांपल हम इर्द गिर्द अगर नज़र डालें तो हमारे जितने भी हैवी व्हीकल हैं या जो स्पोर्ट्स कार्स हैं, इनका जो लोअर पार्ट है दैट इज ऑलवेज मेड हैवी ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो से लो रह सके, ताकि जो व्हीकल है आपका वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में मूव करे. क्लियर? सेकेंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऑपोजिट, कि बॉडी डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने स्टडी किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होती है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है. सी द फिगर, एग्जांपल ऑफ पेंसिल इज गिवन टू यू, ठीक है. क्या आप जैसे ही पेंसिल को टिल्ट करते हो, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, ड्यू टू विच इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड creates a new position. A body is said to be in unstable equilibrium if after a slight tilt it does not return to its previous position. Now the last one is neutral equilibrium. A body remains in its new position when disturbed from its previous position. It is said to be in state of equilibrium. अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब नहीं होती. बेसिकली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद स्फेरिकल और सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो हर तरीके से हर तरफ से एक जैसे लगते हैं. एक बॉल है, अगर वो बाउंस बैक होती है या आप उसको ज़मीन पे गिराते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पहले किस पोजीशन में थी और बाद में किस पोजीशन पे है, ठीक है. So such a type of equilibrium is known as neutral equilibrium. Clear? Last topic of this chapter: stability and position of center of mass. Center of mass, center of gravity हमने पहले भी पढ़ा कि they are similar terms, जो बॉडी को स्टेबल रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है. हमने अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में पीछे पढ़ा कि किसी भी बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. टू मेक द थिंग्स, टू मेक द ऑब्जेक्ट्स स्टेबल, सेंटर ऑफ मास must be kept as low as possible. And why is it so? It is due to the reason racing cars, as we have studied earlier, they are made heavy at the bottom. Clear? Even अगर हम देखें कि सर्कस आर्टिस्ट, yes, सर्कस आर्टिस्ट जो हैं, for example rope walkers, they use long poles to make their center of gravity stable
अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखने के लिए वो बड़े बड़े डंडों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि एक बॉडी तब तक स्टेबल नहीं होगी जब तक उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो नहीं होगी, ठीक है। Different examples are shown to you in which a perched parrot is shown to you, a self-writing toy is shown to you, an example of needle which is to be made balanced at its tip by uh, supporting with it forks. So these are all the examples showing the relation between stability and position of center of mass. Chapter 4 ends here and you are given with your home task. So complete your task with full concentration. For any query, you can ask me any question anytime. I would appreciate your this act.